एनसीईआरटी की हमारी पॉलिटी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज हम 1813 के चार्टर अधिनियम की गहराइयों में उतरेंगे। जी बिल्कुल। ये देखिए, महज एक चार्टर रिन्यूअल नहीं था। अक्सर इसे बस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में बदलाव के लिए याद किया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, ये बात सही है। ये भारत के प्रति ब्रिटिश नीति और उनकी सोच में एक अहम मोड़ था, जिसने आने वाले दशकों की नींव रखी। बिल्कुल, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन है इस अधिनियम को पूरी तरह समझना, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, मुख्य बातें क्या थी, उस दौर में क्या घटनाएं हुई, इसका संवैधानिक महत्व क्या है और सबसे जरूरी, सरकारी नौकरी परीक्षाओं खासकर यूपीएससी और एसएससी के लिहाज से कौन से तथ्य और विश्लेषण महत्वपूर्ण हैं। हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू के लिए जरूरी बारीकियां और मेंस के लिए जरूरी समझ दोनों मिल सके। हाँ, ये जरूरी है कि दोनों पहलुओं को कवर किया जाए, तथ्यात्मक भी और विश्लेषणात्मक भी। तो बात शुरू करते हैं कि आखिर 1813 में इस नए चार्टर अधिनियम की नौबत आई ही क्यों। मतलब 1793 का अधिनियम तो था ही, फिर 20 साल बाद इतने बड़े बदलावों की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, वजहें कई थीं और एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। सबसे बुनियादी कारण तो यही था कि 1793 एक्ट की मियाद वो 20 साल की थी, जो 1813 में खत्म हो रही थी। अच्छा, तो रिन्यूअल तो होना ही था। हाँ, नवीनीकरण तो होना ही था, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। ब्रिटेन में एक नई हवा बह रही थी, आर्थिक उदारवाद की। एडम स्मिथ जैसे विचारकों का प्रभाव बढ़ रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर सवाल उठ रहे थे। मतलब लोग कह रहे थे कि ये एकाधिकार ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसे पुराना और देश के हित के खिलाफ माना जा रहा था। फिर यूरोप में नेपोलियन के साथ जो युद्ध चल रहे थे 1799 से 1815 तक। हाँ, नेपोलियनिक वॉर्स। जी, उन्होंने ब्रिटेन के व्यापार को मुश्किल में डाल दिया था। महाद्वीपीय व्यवस्था ने यूरोपीय बाजारों तक उनकी पहुंच सीमित कर दी थी और कंपनी खुद भी मतलब आर्थिक संकट में थी। भारत में लगातार युद्ध चल रहे थे, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा। हाँ, काफी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। तो इन युद्धों के कारण कंपनी पर भारी कर्ज चढ़ गया था। 1813 तक देखें तो करीब 20 मिलियन पाउंड का कर्ज था। ओहो, 20 मिलियन पाउंड, ये तो बहुत ज्यादा है। तो मतलब कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रही थी और ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी मौके की तलाश में थे। बिल्कुल, यही बात है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति रफ्तार पकड़ चुकी थी। लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलें बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही थीं। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उन्हें नए बाजार चाहिए थे। भारत एक बहुत बड़ा संभावित बाजार दिख रहा था। इसलिए ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों का जबरदस्त दबाव था कि कंपनी का एकाधिकार खत्म किया जाए। अच्छा। और उन्हें भी भारत के साथ सीधे व्यापार करने का मौका मिले। 1808 से 1812 के बीच संसदीय चयन समितियों की रिपोर्टों ने भी कंपनी के मामलों की खामियों और इन आर्थिक दबावों को उजागर किया। व्यापारियों की तरफ से 100 से ज्यादा याचिकाएं संसद में दायर की गई। बाप रे, 100 से ज्यादा याचिकाएं। ये तो हुई आर्थिक बात। क्या राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी? हाँ, निश्चित रूप से। लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियां थीं, जैसे सहायक संधि। हाँ, सब्सिडियरी अलायंस। उनके कारण कंपनी का भारतीय साम्राज्य काफी फैल चुका था। इतने बड़े क्षेत्र पर महज एक व्यापारिक कंपनी का ढीला ढाला नियंत्रण अब काफी नहीं लग रहा था। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स पर जो महाभियोग चला, हाँ, वो भी एक बड़ा मामला था। उसने पहले ही कंपनी के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो ब्रिटिश सरकार और संसद अब भारत के मामलों में ज्यादा सीधी भूमिका और निरीक्षण चाहते थे। मतलब वो ज्यादा कंट्रोल चाहते थे। हाँ, तो चार्टर नवीनीकरण का मौका इस्तेमाल करके प्रशासन को सुधारना और उस पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना भी एक बड़ा मकसद था। ये क्राउन की सीधी सत्ता की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का संकेत था एक तरह से। और वो जो मिशनरियों वाली बात आती है, उसका क्या संदर्भ था? वो क्यों इतना अहम हो गया? वो भी एक अहम पहलू था। ब्रिटेन में उस समय इवेंजेलिकल आंदोलन काफी ताकतवर हो रहा था। विलियम विल्बरफोर्स जैसे नेता और क्लैफम सेक्ट जैसे समूह। हाँ, विल्बरफोर्स का नाम सुना है। ये लोग मानते थे कि ईसाई धर्म और पश्चिमी शिक्षा के जरिए भारतीयों का नैतिक उत्थान करना ब्रिटेन का कर्तव्य है। और वो कंपनी की उन नीतियों के सख्त खिलाफ थे जो मिशनरियों को भारत में आसानी से जाने और काम करने से रोकती थी। अच्छा, कंपनी रोकती थी उन्हें? हाँ, कुछ हद तक नियंत्रण रखती थी। तो इन इवेंजेलिकल समूहों ने भी संसद पर भारी दबाव बनाया। करीब 908 याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर लगभग 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर थे। 5 लाख हस्ताक्षर, ये तो जबरदस्त दबाव रहा होगा। जी हाँ,
और उस दौर की कुछ और घटनाएं भी प्रासंगिक हैं। यूरोप में प्रायद्वीपीय युद्ध चल रहा था जो ब्रिटिश संसाधनों पर भारी पड़ रहा था। वहीं भारत में 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई। इससे कंपनी का प्रभाव तो बढ़ा, लेकिन साथ ही इतने बड़े क्षेत्र को संभालने की चुनौती भी बढ़ रही थी। समझ गई। तो इन तमाम आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामरिक दबावों के बीच जो अधिनियम सामने आया, उसके मुख्य प्रावधान क्या थे? मतलब उसमें क्या क्या तय किया गया? चलिए इसके मुख्य प्रावधानों को एक एक करके देखते हैं। पहला, जैसा कि अपेक्षित था, कंपनी का चार्टर अगले 20 सालों यानी 1833 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। कंपनी भारत में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाती रहेगी, लेकिन उसकी भूमिका बदल रही थी, ये साफ था। और व्यापार वाला क्या हुआ? वो सबसे ज्यादा चर्चित रहता है। हाँ, दूसरा और शायद सबसे चर्चित प्रावधान वही था। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक लाइसेंस लेकर भारत के साथ व्यापार कर सकता था। सबके लिए खोल दिया। हाँ, लगभग सबके लिए। हालांकि दो चीजों पर कंपनी का एक अधिकार अगले 20 साल के लिए बनाए रखा गया। एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ होने वाला व्यापार। अच्छा, चाय और चीन, हाँ, ये क्यों छोड़ा गया? वो शायद इसलिए कि इनसे कंपनी को अच्छा खासा राजस्व मिलता था और इसे एकदम से खत्म करना मुश्किल था उनके लिए। शायद एक तरह का समझौता था ये। और वो क्राउन की संप्रभुता वाली बात, हाँ, वो कितनी अहम थी, उस पर थोड़ा और बताइए। हाँ, ये संवैधानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अधिनियम के धारा 55 में पहली बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया। पहली बार? हाँ, पहली बार कि भारत में कंपनी के अधिकार वाले सभी क्षेत्र, राजस्व और ताकतें ब्रिटिश क्राउन की निर्विवाद संप्रभुता, अनडाउटेड सॉवर्निटी के अधीन है। निर्विवाद संप्रभुता? पहले ये बात निहित थी, इशारों में थी, पर अब इसे कानूनी रूप से स्थापित कर दिया गया। इसका मतलब था कि कंपनी अब महज क्राउन की एक एजेंट के तौर पर शासन कर रही थी। मालिक क्राउन था। रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, इसने 1858 के लिए जमीन तैयार की, कह सकते हैं। और मिशनरियों के लिए क्या रास्ता खुला? उनके लिए क्या प्रावधान थे? उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। ईसाई मिशनरियों पर भारत आने, बसने, धर्म प्रचार करने और शिक्षण संस्थान खोलने पर जो पाबंदियां थीं, वो हटा दी गई। उन्हें इसके लिए लाइसेंस लेना होता था, पर रास्ता खुल गया। तो ये विल्बरफोर्स और इवेंजेलिकल गुट की जीत हुई। हाँ, उनके लिए ये एक बड़ी जीत थी। इसी के बाद विलियम कैरी जैसे लोग जो पहले से अनौपचारिक रूप से काम कर रहे थे, उन्हें कानूनी मान्यता और बल मिला। और शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए का प्रावधान था धारा 43 में, उसका क्या महत्व था? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रावधान था। धारा 43 में कहा गया कि कंपनी अपने भारतीय राजस्व से सालाना कम से कम 1 लाख रुपए अलग रखेगी। किस लिए? साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार, भारत के विद्वान मूल निवासियों के प्रोत्साहन और ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान की शुरुआत और प्रचार के लिए। अच्छा, मतलब साहित्य, विज्ञान और स्थानीय विद्वानों के लिए। जी, ये पहली बार था जब ब्रिटिश सत्ता ने भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी एक तरह से स्वीकार की। भले ही रकम बहुत छोटी थी। हाँ, 1 लाख तो ज्यादा नहीं लगता इतने बड़े देश के लिए। बिल्कुल, और इसे कैसे खर्च किया जाए, इस पर आगे चल के बहुत विवाद हुआ। यहीं से वो मशहूर एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट बहस की जमीन तैयार हुई। हाँ, कि शिक्षा अंग्रेजी में हो या स्थानीय भाषाओं में, पश्चिमी ज्ञान हो या पारंपरिक। बिल्कुल वही। अच्छा, और नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसकी भूमिका में भी कुछ बदलाव आया, जो पिट्स इंडिया एक्ट से बना था। हाँ बिल्कुल, उसकी शक्तियों को और ज्यादा परिभाषित और मजबूत किया गया। भारत के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण बढ़ाया गया। मतलब सरकार का शिकंजा और कस गया कंपनी पर। सही कहा, नियुक्तियों से लेकर नीतियों तक बोर्ड का दखल बढ़ा, जिससे कंपनी के निदेशकों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वायत्तता कम हुई और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और गहरा हो गया। स्थानीय स्तर पर शासन के लिए भी कुछ था क्या, प्रेसिडेंसी के लिए? हाँ, अधिनियम की धारा 46 से 52 में प्रांतीय सरकारों यानी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को कुछ हद तक अधिकार दिए गए। कैसे अधिकार? वे अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों पर टैक्स लगा सकती थी और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नियम कानून बना सकती थी। हालांकि इन कानूनों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मंजूरी जरूरी थी। तो पूरी आजादी नहीं थी? नहीं, पूरी आजादी नहीं। इसे हम सीमित अर्थों में विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की एक बहुत ही शुरुआती झलक कह सकते हैं। आगे चलकर ये चीजें और विकसित होंगी। इनके अलावा कुछ और बातें भी थीं? हाँ, जैसे कंपनी को अपने व्यापारिक और क्षेत्रीय हिसाब किताब बिल्कुल अलग अलग रखने होंगे ताकि पारदर्शिता बढ़े। अच्छा, ये भी जरूरी था। और
कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार लेने पर पाबंदी जारी रही। ये तो वाकई काफी सारे बदलाव थे। मतलब सिर्फ व्यापार नहीं, प्रशासन, संप्रभुता, शिक्षा, धर्म, सब पर असर पड़ा। जी हाँ, इसका दायरा काफी बड़ा था। अब ये देखते हैं कि जब ये कानून कागज से उतरकर जमीन पर आ रहा था, यानी 1813 और उसके आसपास के सालों में भारत में क्या बड़ी हलचलें चल रही थीं जिन्होंने इसके असर को शायद प्रभावित किया होगा। वो दौर वाकई बहुत उथल-पुथल वाला था। एक तो गवर्नर जनरल बदल रहे थे। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल अक्टूबर 1813 में खत्म हुआ। हाँ। और उनकी जगह लॉर्ड मोयरा आए, जो बाद में मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स बने। और हेस्टिंग्स जो थे वो विस्तारवादी नीति के समर्थक थे। अच्छा, मतलब वो साम्राज्य फैलाना चाहते थे। हाँ, उनके आते ही नवंबर 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध छिड़ गया, जिसे गोरखा युद्ध भी कहते हैं। ये 1816 तक चला। इसका क्या नतीजा निकला? इसका अंत सुगौली की संधि से हुआ, जिससे कंपनी को गढ़वाल और कुमाऊं जैसे इलाके मिले। और यहीं से ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती का रास्ता खुला, जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। हाँ, गोरखा रेजिमेंट तो बहुत मशहूर है, तो ये उसी समय शुरू हुआ। जी, और ये क्षेत्रीय विस्तार उस क्राउन संप्रभुता के दावे को और पुख्ता करने जैसा था जो एक्ट में किया गया था। और मध्य भारत में भी तो कुछ बड़ा हुआ था, पिंडारियों और मराठों के साथ। हाँ, बिल्कुल। हेस्टिंग्स ने मध्य भारत में पिंडारियों के दमन के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा। पिंडारी लूटमार करने वाले समूह थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। इसी अभियान के दौरान हालात ऐसे बने कि 1817-18 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। तीसरा और आखिरी? हाँ, तीसरा और आखिरी। इस युद्ध में मराठा शक्ति निर्णायक रूप से हार गई। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य का बड़ा हिस्सा सीधे कंपनी के नियंत्रण में आ गया। तो मतलब कंपनी का इलाका और बढ़ गया। जबरदस्त इजाफा होता। और इतना बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए अधिनियम द्वारा मजबूत किए गए प्रशासनिक ढांचे की जरूरत और बढ़ गई। एक और दिलचस्प कड़ी जावा से जुड़ती है। जावा? इंडोनेशिया वाला? हाँ, अंग्रेजों ने नेपोलियन युद्धों के दौरान 1811 में डचों से जावा द्वीप छीन लिया था। वहां स्टैमफोर्ड राइफल्स ने कुछ भूमि सुधार लागू किए थे। राइफल्स? सिंगापुर वाले? हाँ, वही। 1816 में ये द्वीप डचों को वापस कर दिया गया। लेकिन जावा के प्रशासनिक प्रयोगों का असर भारत में, खासकर मद्रास में रियतवाड़ी व्यवस्था जैसी नीतियों पर देखने को मिलता है। अच्छा, ये कनेक्शन तो बड़ा दिलचस्प है। और वो छोटी छोटी तथ्यात्मक जानकारियां जो अक्सर एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं, जैसे कंपनी का कर्ज या याचिकाओं की संख्या, वो भी याद रखनी चाहिए। हाँ, वो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे 1813 में कंपनी पर $20 मिलियन से ज्यादा का कर्ज था। ये आर्थिक दबाव का बड़ा सबूत है। ठीक है, $20 मिलियन। संसद में बहस मार्च से जुलाई 1813 तक चली। व्यापारियों की 100+ याचिकाएं और इवेंजेलिकल गुड की 908 याचिकाएं, लगभग 5 लाख हस्ताक्षर, ये दिखाते हैं कि संसद पर किस तरह के दबाव थे। 908 याचिकाएं मिशनरियों के लिए? जी। विलियम विल्बरफोर्स की भूमिका मिशनरी क्लॉज के लिए निर्णायक थी। वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन अमेरिका युद्ध 1812-15 चल रहा था, जिससे संसाधन बटे हुए थे। और भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1812-13 का अकाल प्रशासनिक चुनौतियों को दर्शाता है। ये सब छोटे छोटे तथ्य एमसीक्यू में आ सकते हैं। बिल्कुल, ये सब नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, सांस्कृतिक मोर्चे पर मिशनरियों के आने से क्या तत्काल असर देखा? देखिए, कानूनी इजाजत मिलने से विलियम कैरी और सेरामपुर मिशन के काम को बहुत बढ़ावा मिला। सेरामपुर बंगाल में? हाँ, कलकत्ता के पास। उन्होंने बाइबल का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया, स्कूल खोले और प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए। ये भारत में पश्चिमी शिक्षा और विचारों के प्रसार की एक तरह से औपचारिक शुरुआत थी, जिसके सामाजिक और धार्मिक प्रभाव गहरे और जटिल हुए होंगे। बिल्कुल, उसके दोनों तरह के प्रभाव पड़े। तो अगर हम इन सब प्रावधानों, घटनाओं और प्रभावों को जोड़कर देखें तो भारत की संवैधानिक यात्रा की बड़ी कहानी में 1813 के इस अधिनियम को कहाँ रखा जाए, इसका असल महत्व क्या था संवैधानिक लिहाज से? इसका महत्व कई स्तरों पर है। पहला, ये संवैधानिक विकास की एक अहम कड़ी है। इसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, कंपनी को स्पष्ट रूप से क्राउन के अधीन ला दिया। हाँ, वो धारा 55 वाली बात। जी। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाकर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत किया और प्रेसिडेंसी को सीमित विधायी शक्तियां देकर इसने एक तरह से विकेंद्रीकरण की नींव डाली। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा। हाँ, बहुत ही शुरुआती स्तर पर, जिसके तत्व हमें बाद के अधिनियमों जैसे 1833 और 1853 और फिर आगे चलकर संघीय ढांचे में ज्यादा विकसित रूप में दिखते हैं। दूसरा,
ये भारत पर ब्रिटिश राज के चरित्र को बदल रहा था, एक व्यापारिक कंपनी के शासन से हटकर सीधे साम्राज्यवादी शासन की ओर। हाँ, ये महसूस होता है। क्राउन की संप्रभुता का स्पष्ट दावा इसी दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसने 1858 में कंपनी राज के खात्मे का रास्ता तैयार किया। और शिक्षा के लिए अनुदान का प्रावधान भले ही छोटा था, पर इसने राज्य को शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक नीति के क्षेत्र में ला खड़ा किया। इसी से वो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट बहस शुरू हुई। हाँ, जिसका जिक्र हमने किया था कि भारत में शिक्षा का माध्यम और सामग्री क्या हो, पश्चिमी या पूर्वी, जिसे अंततः 1835 में मैकॉले के मिनट्स ने आधिकारिक तौर पर सुलझाया। तीसरा, हर 20 साल पर चार्टर का नवीनीकरण एक पैटर्न बन गया। 1793, फिर 1813, फिर 1833, 1853। हाँ, ये एक रूटीन बन गया। ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश संसद समय समय पर भारत में कंपनी के शासन की समीक्षा कर रही थी और बदलती जरूरतों और ब्रिटेन की अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से धीरे धीरे बदलाव ला रही थी। ये औपनिवेशिक शासन पर मेट्रोपोल यानी केंद्र के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। तो क्या ये अधिनियम अपने घोषित उद्देश्यों में पूरी तरह सफल रहा? क्या इसने वो सब हासिल कर लिया जिसके लिए इसे लाया गया था, या इसकी कुछ बड़ी खामियां भी थीं? देखिए, इसका आकलन थोड़ा मिला जुला है। सफलता और विफलता दोनों हैं। सफलताओं की बात करें तो हाँ, इसने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया। व्यापार बढ़ गया। हाँ, ब्रिटिश निर्यात खासकर सूती कपड़ों का काफी बढ़ा, जैसा कि आंकड़ों में दिखता है। 1813 में लगभग 1 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1833 तक ये 6 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया। 6 गुना? जी। मिशनरियों को प्रवेश मिला, जिससे ब्रिटेन के धार्मिक गुटों का एक बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में एक शुरुआत हुई, भले ही धीमी और अपर्याप्त, पर कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 जैसी संस्थाएं भी इसी दौर में बनी। और क्राउन संप्रभुता के दावे ने शासन को एक स्पष्ट संवैधानिक आधार दिया। लेकिन कमियां क्या रहीं? नुकसान क्या हुए? कमियां और नकारात्मक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, कंपनी की माली हालत बहुत नहीं सुधरी। वो 1833 तक भी कर्ज में डूबी रही। अच्छा, कर्ज बना रहा? हाँ, व्यापार का उदारीकरण जो हुआ वो एक तरफा था। इसने भारत को ब्रिटेन के कारखानों में बने सस्ते माल से भर दिया। और इसका नतीजा? नतीजा हुआ भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, जिसे हम विऔद्योगीकरण कहते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाखों कारीगर बेरोजगार हुए, बुनकरों की हालत बहुत खराब हुई। ये तो बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव था। बहुत बड़ा। और मिशनरी गतिविधियों और शिक्षा अनुदान का क्या असर हुआ? हाँ, उसका क्या हुआ? मिशनरी गतिविधियों ने जहां कुछ क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक सुधारों में योगदान दिया, वहीं कई जगहों पर पारंपरिक भारतीय समाज के साथ तनाव और टकराव की स्थिति भी पैदा की। धर्मांतरण के प्रयासों ने भी सामाजिक बेचैनी बढ़ाई। शिक्षा वाला अनुदान, वो 1 लाख रुपीस, वो रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी, और उसका इस्तेमाल भी सालों तक ठीक से नहीं हो पाया। मुख्यतः वो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट विवाद के कारण। पैसा पड़ा रहा, खर्च नहीं हुआ ठीक से। प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था की धीमी गति जैसी समस्याएं बनी रहीं। और सबसे बड़ी कमी शायद ये थी कि इस पूरे अधिनियम में भारतीयों की आवाज, उनकी जरूरतों या उनकी भागीदारी का कोई स्थान नहीं था। हाँ, ये तो है ही। ये पूरी तरह से ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून था, जो भारत को बिना किसी प्रतिनिधित्व के क्राउन की संपत्ति मानता था। ये एक बहुत ही संतुलित और महत्वपूर्ण विश्लेषण है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम है। इस अधिनियम से जुड़े वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें नोट्स बनाते समय जरूर शामिल करना चाहिए, एकदम पॉइंट वाइज? बिल्कुल। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ मुख्य बातें खास तौर पर याद रखनी चाहिए। चलिए उन्हें बिंदुवार दोहरा लेते हैं। पहला, अधिनियम की प्रकृति। ये सिर्फ चार्टर नवीनीकरण नहीं, बल्कि सुधारों वाला अधिनियम था। ठीक है, सुधार अधिनियम। दूसरा, प्रमुख प्रावधान, एमसीक्यू और मेंस दोनों के लिए। व्यापार, कंपनी का भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त। अपवाद याद रखें, चाय और चीन व्यापार, जो 20 साल और चला। चाय और चीन अपवाद। संप्रभुता, पहली बार भारत स्थित कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की निर्विवाद संप्रभुता घोषित। ये धारा 55 थी। धारा 55, क्राउन संप्रभुता। शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना न्यूनतम 1 लाख रुपए का प्रावधान। ये धारा 43 थी। धारा 43, 1 लाख शिक्षा के लिए। मिशनरी, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और काम करने की अनुमति मिली। मिशनरियों को प्रवेश। प्रशासन,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियां बढ़ीं, स्थानीय सरकारों प्रेसिडेंसीज को सीमित विधायी शक्तियां मिलीं, कर लगाना, नियम बनाना, ये धारा 46 से 52। स्थानीय सरकार को सीमित शक्ति। ठीक है। तीसरा, मुख्य तिथियां। अधिनियम 21 जुलाई 1813 को लागू हुआ। चार्टर 1833 तक वैध रहा। लागू 21 जुलाई 1813। चौथा, संवैधानिक महत्व, मेंस के लिए विशेष। कंपनी शासन से क्राउन शासन की ओर निर्णायक कदम, राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा नीति की शुरुआत, विधायी विकेंद्रीकरण का आरंभिक बिंदु। ये विश्लेषण के लिए जरूरी है। पांचवां, तुलना। 1793 अधिनियम से ये कैसे अलग था, जिसने एकाधिकार बनाए रखा, और इसने 1833 अधिनियम का मार्ग कैसे प्रशस्त किया, जिसने चाय चीन एकाधिकार भी खत्म किया। पिछले और अगले एक्ट से तुलना। छठा, प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ावा। आर्थिक प्रभाव, ब्रिटेन को लाभ, भारत का अभ्युद्योगीकरण, सामाजिक धार्मिक प्रभाव, मिशनरी गतिविधियां, पश्चिमीकरण की शुरुआत, सामाजिक तनाव। प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। और सातवां, अन्य तथ्यात्मक जानकारी, एमसीक्यू के लिए। विलियम विल्बरफोर्स की भूमिका, व्यापारी याचिकाएं 100+, इवेंजेलिकल याचिकाएं 96, 108, 5 लाख हस्ताक्षर, गवर्नर जनरल मिंटो का अंत, हेस्टिंग्स मोयरा का आगमन, प्रमुख युद्ध गोरखा 1814-16, तीसरा मराठा 1817-18, कंपनी का कर्ज 20 मिलियन पाउंड। वाह, ये तो बहुत अच्छी समरी हो गई नोट्स बनाने के लिए। हाँ, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने से तैयारी में मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। ये 1813 के चार्टर अधिनियम पर एक व्यापक नजर थी, जिसने वाकई ब्रिटेन भारत संबंधों को एक नई दिशा दी। निश्चित रूप से यह अधिनियम एक चौराहे जैसा था, जहां व्यापारिक लालसा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और धार्मिक उत्साह तीनों ने मिलकर भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के भविष्य की रूपरेखा तय की, जिसके नतीजे अच्छे और बुरे दोनों हुए। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। इस अधिनियम ने एक तरफ मुक्त व्यापार यानी आर्थिक शोषण के दरवाजे खोले, तो दूसरी तरफ मिशनरियों के जरिए नैतिक सुधार का रास्ता भी। क्या ये दोनों, जो दिखने में अलग अलग लगते हैं, पैसा कमाना और संस्कृति बदलना, कहीं न कहीं एक दूसरे को मजबूत करते हुए भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और गहरा करने का काम कर रहे थे? इस पर सोचिएगा जरूर। ये एक विचारणीय प्रश्न है। अगर कोई पूरी पॉलिटी और भारत का इतिहास व्यापक रूप से कवर करना चाहता है, तो हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। वहां हमने इन विषयों को विस्तार से कवर किया है। जी हाँ, प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी और दिलचस्प लगी, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।